आज मैं आपको भारतीय संविधान में जो संघीय प्रणाली, संघ, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र और राज्य के बीच में संबंध से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो आप उस क्वेश्चन का मैं रिवीजन करा रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन है कि सरकार या आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिएगा, केंद्र सरकार ने वर्ष 1983 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र और राज्यों के संबंधों पर एक 3 सदस्य आयोग का गठन किया था, जिसे ही हम सरकारिया आयोग कहते हैं। और इस सरकारिया आयोग में आपके रणजीत सिंह सरकारिया और बी शिवरामन और SR सेन थे। क्वेश्चन था कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सरकारिया आयोग आपका केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो भारत की संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये तीनों शामिल होते हैं और संघीय कार्यपालिका जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके राष्ट्रपति होते हैं और जो प्रधानमंत्री परिषद के और मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। संघ की कार्यकारिणी में जो मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो राज्य की कार्यकारिणी में शामिल होते हैं। क्वेश्चन था कि भारत की संघ कार्यकारिणी में से कौन शामिल नहीं है। तो संघ की कार्यकारिणी में आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, परंतु राज्य के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है, यानी सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो लागू होने के समय में संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल थे। परंतु वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय और राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय सम्मिलित हैं। क्वेश्चन था कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो आपका पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल ये आपकी राज्य सूची में सम्मिलित हैं, यानी राज्य सूची के विषय हैं। पर दंड प्रक्रिया संहिता ये आपके राज्य सूची में का विषय नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता जो आपका समवर्ती सूची में आता है, तो इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो देखिएगा, ये जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था सेम उसी की तरह का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। और संविधान लागू होने के समय पर जो संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में आपके जो 66 विषय थे और समवर्ती सूची में जो आपके 47 विषय शामिल थे। परंतु वर्तमान में आपके संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय को शामिल किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शामिल है। अब यह है कि जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शामिल किस में है। तो ये जो शामिल है आपकी राज्य सूची में शामिल है, यानी कि जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची में शामिल है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो देखिएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में और हृदयनाथ कुंजरू और KM पारिकर ने राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन वो 1953 में किया गया था। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया था। तो क्वेश्चन था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, 1956 में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो त्रिपुरा एक जो उत्तर पूर्वी राज्य है और त्रिपुरा देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, परंतु 21 जनवरी 1972 को 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को पूर्ण राज्य बना दिया गया था और त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है। क्वेश्चन था कि त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 1972 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ जो केसी हेयर को माना जाता है। केसी हेयर के अनुसार संघात्मक शासन द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों में सामंजस्य होते हुए भी वे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, केसी हेयर को आपका संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ माना जाता है। नेक्स्ट वन, संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन आधार है? तो भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ होगा कहा गया है। भारत संविधान की विशेषता है कि इस नंबर एक विशेषता कि 2 स्तर की सरकारें होंगी। 2 स्तर यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, 2 स्तर की सरकारें होंगी। नंबर 2 कि लिखित संविधान है, भारत का संविधान जो लिखित संविधान है। नंबर 3 शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन यानी कि आपका जो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियाँ अलग अलग होंगी। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान को ही सर्वोच्च माना जाएगा। नंबर 5 है लिखित व कठोर संविधान, भारत का संविधान जो लिखित व कठोर संविधान है। नंबर 6 स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और नंबर 7 द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि भारत में 2 सदन यानी कि लोकसभा और राज्य सदन की व्यवस्था की जाएगी। क्वेश्चन था कि संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन आधार है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, केंद्र तथा राज्यों के संबंध आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो देखिएगा केंद्र व राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो किया गया है वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन था कि केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 293 में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है, परंतु यह जो है भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अनुसार या इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन था कि संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो देखिएगा किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार जो वो संसद को होता है और वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या जो 25 है। तो आपका आंसर था, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु सही है? तो देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी और इससे पहले न्यायालय की स्थापना संघीय न्यायालय के रूप में 1935 में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु जो आपकी 65 वर्ष होती है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु जो होती है वो आपकी 62 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जो थे वो आपके हीरालाल जे कानिया थे। क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु सही है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक
वह कम से कम 10 वर्ष यानी 10 साल के लिए उच्च न्यायालय या 2 से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा आवश्यक होती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक न्याय प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। वह व्यक्ति जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होना चाहता है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो और कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। तो वह व्यक्ति जो मुख्य न्यायाधीश रूप से सेवारत हो सकता है। क्वेश्चन था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए सेवा आवश्यक होती है या इसके साथ साथ 10 वर्ष उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रथम उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश जो आपकी मीरा साहिब फातिमा बीवी थी, जिन्होंने 6 अक्टूबर 1989 को अपना पद ग्रहण किया गया था। और उच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश जो हैं वो लीला सेठ हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की थी। क्वेश्चन था कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, मीरा साहिब फातिमा बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवसृजित उच्च न्यायालय है। तो भारतीय संविधान के 7वें अनुच्छेद 1956 के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। 23 मार्च 2013 को 3 नए उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। इसमें आपका मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा शामिल थे। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि नवसृजित उच्च न्यायालय है, तो नवसृजित उच्च न्यायालय जो आपके 23 मार्च 2013 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में बनाए गए थे। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। तो विश्व का देखिए विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन सा है? देखिएगा, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में कुल 15 जजों की नियुक्ति की गई है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में 15 जज हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जज हैं। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जज हैं। और भारत के सुप्रीम कोर्ट में जो केवल 34 जज हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन था कि विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसमें 160 जज कार्यरत हैं। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो संघीय प्रणाली, संघ, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र व राज्य के बीच संबंध और न्यायालय से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।